नमस्कार साथियों, मैं पवन पारा सर आपका ज्ञान सागर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने पिछली क्लास में नागरिकता को देखा था और नागरिकता को हमने देखा कि संविधान के कौन से भाग में, भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और हमने देखा नागरिकता को कहाँ से ग्रहण किया गया है साथियों, तो ब्रिटेन से। बताओ कहाँ से? ब्रिटेन से। और नागरिकता की प्रकृति कैसी है? एकल। अब अगर हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है हमारा भाग 3। कौन सा है बताओ साथियों? भाग 3। और उसमें हम देखते हैं कि भाग 3 में क्या है। तो साथियों अगला हमारा है टॉपिक भाग 3। कौन सा बताओ? भाग 3। और भाग 3 में साथियों जिसका उल्लेख है वो उल्लेख है मौलिक अधिकार। कौन से अधिकार बताओ? मौलिक अधिकार, या इन्हीं को साथियों हम बोलते हैं मूल अधिकार। कौन से अधिकार बताओ? मूल अधिकार। मूल अधिकार। कौन से अधिकार? मूल अधिकार। अगर हम बात करें साथियों कि जो मूल अधिकार हैं इनका उल्लेख अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो संविधान का कौन सा भाग बताओ? भाग 3। और अनुच्छेद मेरे साथियों 12 से लेकर के, कहाँ से लेकर के? 12 से लेकर के 35 तक किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें कि जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने किस देश से ग्रहण किए हैं, तो साथियों वो देश है कौन सा बताओ? अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। या अमेरिका को ही हम क्या बोलते हैं बताओ? यूएसए। क्या बोलते हैं? तो हमने मौलिक अधिकार कहाँ से ग्रहण किए हैं? अमेरिका से ग्रहण किए हैं। अगर साथियों हम बात करें कि जो मौलिक अधिकार है इनकी प्रकृति कैसी है, तो देखो साथियों अगर हम प्रकृति की बात करें तो एक बार हम देखते हैं कि इनकी प्रकृति कैसी है। तो देखो मैं आपको बताऊं कि मौलिक अधिकार राज्य को बार बार, राज्य का मतलब सरकार, अभी हम समझेंगे राज्य का मतलब क्या है। तो मौलिक अधिकार बार बार राज्य के लिए एक रोक लगा रहे हैं कि राज्य धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य की शक्तियों को मौलिक अधिकार क्या कर रहे हैं बताओ? कम कर रहे हैं। किसकी शक्तियों को? राज्य की शक्तियों को मौलिक अधिकार कम कर रहे हैं, जबकि व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। व्यक्ति की शक्तियों को मौलिक अधिकार बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ? बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों की प्रकृति किसके लिए? व्यक्ति के लिए। किसके लिए बताओ? व्यक्ति के लिए क्या है मौलिक अधिकारों की प्रकृति। और दूसरी अगर बात करें हम राज्य के लिए, किसके लिए साथियों? राज्य के लिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है। तो देखो साथियों व्यक्ति के लिए इनकी प्रकृति देखें तो व्यक्ति के लिए हमने अभी बताया कि मौलिक अधिकार क्या किए गए हैं? व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं। क्या किए गए हैं बताओ? प्रदान किए गए हैं। इसलिए मौलिक अधिकार व्यक्ति की शक्तियों में क्या करते हैं बताओ? वृद्धि करते हैं। इसलिए ये व्यक्ति के लिए कैसे हुए? सकारात्मक। कैसे हुए बताओ? व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो कैसी है? सकारात्मक। जबकि राज्य के लिए कैसी है बताओ? नकारात्मक। कैसी है? राज्य के लिए नकारात्मक। तो बताओ हम संविधान का कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? 3। और 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार, या इन्हीं को हम बोलते हैं मूल अधिकार, या इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। FR क्या बोलते हैं बताओ? फंडामेंटल राइट्स। तो संविधान का कौन सा भाग? 3। और 3 किससे संबंधित है साथियों? तो मौलिक अधिकारों से। और इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। और हमने किस देश से ग्रहण किए हैं? अमेरिका या यूएसए से। किससे ग्रहण किए हैं? अमेरिका या यूएसए से। अगर बात करें कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, तो साथियों ये व्यक्ति के लिए कैसे हैं बताओ? व्यक्ति के लिए सकारात्मक हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति को अधिकार मिल जाएंगे तो उसकी शक्तियों में क्या होगी? वृद्धि होगी। जबकि राज्य के लिए कैसे हैं? नकारात्मक हैं, क्योंकि राज्य की शक्तियों को ये क्या करते हैं?
कम करते हैं। इसलिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति व्यक्ति के लिए सकारात्मक है और राज्य के लिए क्या है, नकारात्मक है। अगर बात करें साथियों हम संविधान के भाग 3 को, किसको बताओ, संविधान के भाग 3 को, संविधान के संविधान के संविधान के भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो बताओ अगर आपसे सवाल पूछे कि संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो साथियों किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 3 को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 3 में क्या है, क्योंकि भाग 3 में क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, देखो साथियों भाग 3 में किसका उल्लेख है बताओ, मौलिक अधिकारों को। अगर ये कथन कारण का यहाँ से बहुत अच्छा सवाल बनता है, कथन होगा कि भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कारण होगा क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया, मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया गया है। अच्छा इसीलिए तो भाग 3 को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। अगर साथियों भाग 4 में मौलिक अधिकार होते तो आप बताइए मुझे किसको कहते, भाग 4 को संविधान का क्या कहते, मैग्ना कार्टा। अगर 3 में होते तो भी क्या कहते, 3 को मैग्ना कार्टा है, 3 में तो है ही। अगर 2 में होते तो संविधान के भाग 2 को क्या कहते, मैग्ना कार्टा बोलते। क्यों बोलते, क्योंकि भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। क्या बताओ, मौलिक अधिकार हैं। तो ये कथन कारण का अच्छा सवाल है और इसका आंसर होगा कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण कथन की पूर्णतः व्याख्या करता है। अगर साथियों हम बात करें ये मैग्ना कार्टा शब्द आया कहां से, तो हम एक बात करें कि ये जो मैग्ना कार्टा है, क्या है बताओ, मैग्ना कार्टा शब्द है ये आया कहां से, मैग्ना कार्टा ये शब्द है ये आया कैसे, तो एक बार इसको हम देखते हैं। तो देखो साथियों अगर हम बात करें कि जो मैग्ना कार्टा है तो बात है 1215 की। 1215 में ब्रिटेन के राजा या सम्राट जॉन के द्वारा अपनी जनता को जो अधिकार प्रदान किए गए
गए, उसे उसे जनता ने मैग्ना कार्टा या हम कहें महान दस्तावेज। इसका अर्थ क्या होता है साथियों? महान दस्तावेज, महान दस्तावेज की संज्ञा दी। महान मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तो देखो साथियों, भाग 3 को संविधान का क्या कहा जाता है बताओ? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार हैं। अगर बात करें तो जो मैग्ना कार्टा शब्द आया कहां से? तो 1215 में ब्रिटेन के राजा कौन बताओ? जॉन के द्वारा अपनी जनता को जो अधिकार प्रदान किए गए, उस जनता ने उन अधिकारों को क्या कहा? महान दस्तावेज या मैग्ना कार्टा की क्या दी? संज्ञा दी। इसलिए हमारे संविधान के भाग 3 में क्या है बताओ? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसलिए हम मौलिक अधिकारों को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। तो बताओ संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 हमने किस देश से ग्रहण की है? अमेरिका या यूएसए। हम बात करें इनकी प्रकृति कैसी है, तो व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार सकारात्मक हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं और व्यक्ति की शक्तियों में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। जबकि राज्य की शक्तियों में बताओ ये क्या करते हैं? कमी करते हैं। इसलिए राज्य के लिए इनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। और संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा? तो भाग 3 को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाग 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकारों की। यहां से कथन कारण का बहुत अच्छा सवाल बनता है। और अगर बात करें कि मैग्ना कार्टा शब्द सर्वप्रथम कहां पर दिया गया, तो ब्रिटेन का राजा था कौन बताओ? जॉन। उस जॉन ने अपनी जनता को जो अधिकार प्रदान किए, जनता ने खुश होकर के उन अधिकारों को मैग्ना कार्टा या महान दस्तावेज की क्या दी? संज्ञा। एक बार एसएस लीजिए साथियों इसका। चलिए अब देखो साथियों, अगर हम बात करें कि विश्व में पहला देश कौन सा है जिसने अपनी जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए, और एक सवाल है हमारा, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किए, तो ध्यान रखना ब्रिटेन विश्व का पहला देश है जिसने 1215 में अपनी जनता के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए। और अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकार शामिल किए 1791 में। तो देखो साथियों, ब्रिटेन 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 विश्व का पहला देश है, देश है जिसने अपनी जनता को मौलिक अधिकार या हम कहें मूल अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किए, मौलिक अधिकार 1215 में प्रदान किए। जबकि
अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने अपने संविधान में 1791 में मौलिक अधिकार शामिल किए मौलिक अधिकार शामिल किए। तो साथियों अगर हम बात करें, ब्रिटेन विश्व का पहला देश है जिसने अपने देश की जनता को, किसको बताओ, जनता को क्या प्रदान किए, मौलिक अधिकार, और वो कब प्रदान किए, 1215 में। जबकि हम बात करें साथियों अमेरिका, बताओ कौन, अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने अपने किस में बताओ, संविधान में मौलिक अधिकार शामिल किए, कब, 1791 में। तो विश्व, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विश्व का पहला देश जिसने अपने, ध्यान रखना, अगर बात करें जनता को अधिकार प्रदान किए, पहला देश कौन सा है विश्व का, तो वो हो जाएगा ब्रिटेन। कौन हो जाएगा साथियों, ब्रिटेन। परंतु अगर इस तरीके से पूछा जाए कि कौन सा देश है जिसने सर्वप्रथम अपने संविधान में मौलिक अधिकार शामिल किए, तो वो कौन है, अमेरिका है। और उसने कब शामिल किए बताओ, 1791 में। एक बार इसका एसएस लीजिए फटाफट। चलिए साथियों आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि देखो, एक तो होते हैं मौलिक अधिकार। कौन से अधिकार होते हैं बताओ, मौलिक अधिकार। दूसरी तरफ आपने सुने होंगे मानव अधिकार। क्या सुने होंगे बताओ, मानव अधिकार। कौन से अधिकार बताओ, मानव अधिकार। देखो साथियों बात करें कि मौलिक अधिकार और मानव अधिकारों में अंतर क्या है, तो साथियों मौलिक अधिकार वो होते हैं जो एक देश की सीमा के भीतर प्राप्त होते हैं। किसके भीतर बताओ, अगर हमारे भारतीय संविधान के जो भाग 3 में मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो भारत के भीतर प्राप्त होंगे। आप किसी दूसरे देश में जाकर के इन मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकते कि भाई मुझे संगठन बनाने का अधिकार है, तो वो भारत में है, भारत के नागरिकों को। ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका गए और वहां पर जाकर के अब आप कहें कि भारत में मुझे अधिकार प्राप्त है। नहीं, ये जो भारत में आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं ये भारत की सीमा के भीतर प्राप्त होंगे। किसके बताओ, उस देश की बाउंड्री के भीतर। परंतु मानव अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी भी देश की सीमाओं में बंधे नहीं होते हैं। आप जहां कहीं भी ऊपर होंगे आपको मानव होने के नाते वो अधिकार आपको क्या होंगे, प्राप्त होंगे। जैसे खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, सोने का अधिकार, ये कैसे अधिकार है बताओ, मानव अधिकार है। यानी आपको मानव होने के नाते, कि कौन सा बताओ, एक प्राकृतिक प्राणी, एक मानव होने के नाते आपको जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो कौन से अधिकार कहलाते हैं, मानव अधिकार। अगर बात करें कि मानव अधिकारों की घोषणा किसके द्वारा और कब की गई, तो मेरे साथियों मानव अधिकारों की जो घोषणा है वो मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी 10 दिसंबर, कब बताओ, 10 दिसंबर 1948 को। कब की गई,
10 दिसंबर 1948 को। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। किसके द्वारा की गई बताओ? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। इसलिए हर वर्ष 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा अधिकार दिवस मनाया जाता है? और हम बात करें कि मानव अधिकारों का, किसका बोलो? मानव अधिकारों का जो रक्षक है, जो उनकी सुरक्षा प्रदान करने वाला है, वो कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ ही है, यूएनओ ही है। कौन है बताओ? यूएनओ। जबकि हम बात करें साथियों कि जो मौलिक अधिकार हैं, इनका रक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का जो रक्षक है मेरे साथियों, वो कौन है बताओ? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। अपने भारत में मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। और जबकि मानव अधिकारों का रक्षक कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ। और इनकी घोषणा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को। और मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार वो होते हैं जिन्हें संविधान में क्या दी जाती है? गारंटी प्रदान की जाती है और एक देश की सीमा के भीतर प्राप्त होते हैं। जबकि अगर बात करें, देखो अगर कोई एक व्यक्ति जेल में है तो जेल में बैठा हुआ व्यक्ति मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकता, परंतु जेल में बैठा हुआ व्यक्ति मानव अधिकारों का क्या कर सकता है? दावा कर सकता है। क्लियर? अब देखो साथियों, हम बात करें कि हमारे संविधान के कौन से भाग में बताओ? भाग 3 में अगर बात करें तो मूलतः कितने अधिकार थे? तो मूलतः प्रारंभ में, शुरुआत में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे साथियों? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अगर इससे पहले हम बात करें कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई, तो देखो साथियों, भारत में सबसे पहले, भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग, मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकारों की मांग 1895 में, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम बात करें साथियों कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकार शामिल थे। तो देखो साथियों, हम बात करें भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग कब की गई, तो 1895 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके बाद हमने अगर संविधान सभा में पढ़ा था कि 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान बनाने का प्रयास किया गया, परंतु वो असफल रहे थे। पूरा हमने देखा था, तो उस नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। और संविधान सभा में
मौलिक अधिकारों से संबंधित एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम कह सकते हैं संविधान सभा में संविधान सभा में संविधान सभा में सभा में मौलिक अधिकारों से मौलिक अधिकारों से मौलिक अधिकारों से संबंधित कमेटी समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो देखो साथियों, भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसमें की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में। कब की गई बताओ? 1895 में, जिसमें संविधान की अगर बात करें सर्वप्रथम मांग भी किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बताओ कब की थी? 1895 में, स्वराज्य विधेयक में। इसी तरह से जो 1928 में, कब बताओ? 1928 में नेहरू रिपोर्ट थी। क्या थी साथियों? नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकार क्या थे बताओ? शामिल थे। और संविधान सभा में मौलिक अधिकारों से संबंधित एक कमेटी बनाई गई थी, समिति। उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बार एसएस लीजिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे बताओ? 7। तो मूल संविधान का मतलब है साथियों 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, यह संविधान का पहला दिन था। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(f) व अनुच्छेद 31 से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क
या 300A में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो देखो साथियों, हमारे मूल संविधान में बताओ कितने मौलिक अधिकार थे? 7। परंतु कौन सा संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। देखो साथियों, मोरारजी देसाई सरकार के समय 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया? 44वां। और 1978 में जो अपने संविधान का एक अनुच्छेद था 19(1)F, जिसमें संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी। जैसे हमारे अनुच्छेद 19 में पहले 7 स्वतंत्रता थी, वर्तमान में कितनी है? 6। और ए से लेकर के जी तक 7 स्वतंत्रता थी, और उसमें 1F में एक स्वतंत्रता थी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19F से और 31 से यानी भाग 3 से हटा करके संविधान का कौन सा भाग? 12 में और अनुच्छेद 300 क में कैसा अधिकार बना दिया है? इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, पहले ही मौलिक अधिकार था, अब कैसा अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार, यानी भाग 3 से हटा करके संविधान के कौन से भाग में शामिल कर दिया? बताओ, 12 में, और कौन सा अनुच्छेद? 300 कम है। तो इसका मतलब ये है साथियों कि पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। कैसा अधिकार था? बताओ, मौलिक अधिकार। और भूमि भी संपत्ति मानी जाती है। तो अगर देखो पहले क्या था कि जमींदारी व्यवस्था थी भारत में, और एक इंसान के पास हजारों बीघा जमीन है और एक इंसान के पास बिल्कुल जमीन नहीं है। दूसरी बात करें कि सरकार को पुल बनाना है, सड़क बनानी है, बस स्टैंड बनाना है, हवाई अड्डा बनाना है और रेलवे लाइन बिछानी है, तो ये जमीन पर करेगी। और संपत्ति का अधिकार है तो सरकार जैसे ही किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करती तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत कहा जाता हाई कोर्ट, क्योंकि उसे मौलिक अधिकारों की क्या है? सुरक्षा प्राप्त है, रक्षा प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट रक्षा करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होने लगा कि सरकार किसी की संपत्ति का, किसी की भूमि का अधिग्रहण ही नहीं कर सकती थी। तो ऐसी कंडीशन में सरकार ने इसे भाग 3 से ही हटा दिया और मौलिक अधिकारों से हटा करके इसे कैसा अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार। और अब कानूनी अधिकार है, इसका मतलब है मेरे साथियों कि सरकार अगर किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो वो कर सकती है, और वो जितना भी मुआवजा देगी उसके बदले उसको लेकर के अब आप कोर्ट नहीं जा सकते। कहाँ नहीं जा सकते? कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे साथियों आपने कोविड के समय देखा था, कोविड के समय क्या था कि जो भी प्राइवेट होटल हैं, जो भी हॉस्पिटल हैं, तो कोविड के समय क्या है कि उसमें कोई होटल में कोई खाना खाने नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनको कोविड सेंटर बनाया गया। क्या बनाया गया? बताओ, कोविड सेंटर। अपने राजस्थान में तो इतनी समस्या नहीं हुई, यूपी और दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हुई। तो ऐसी स्थिति में जो भी निजी होटल है, बड़े बड़े होटल थे, उनको कोविड सेंटर बनाया गया और सरकार ने उसके बदले में कोई भी पैसा नहीं दिया। परंतु अगर राज्य, अब क्या है, कानूनी अधिकार बना दिया, तो राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, उद्देश्य कैसा होना चाहिए? सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी की भी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, और उसके बदले सरकार जो भी मुआवजा राशि देगी, पैसा देगी, उसको लेकर के अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में ये क्या है? अंतर है। पहले तो संपत्ति का अधिग्रहण कर ही नहीं सकती थी, और अब क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। तो बताओ पहले कितने अधिकार थे? 7, और अब कितने अधिकार हैं साथियों? 6।
और एक कौन सा अधिकार था हमारा, संपत्ति का अधिकार, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद 19(1)(f) में और 31 अनुच्छेद 31 में था। इसे भाग 3 से हटाया और संविधान के कौन से भाग में, 12 में और अनुच्छेद 300 क में कैसा अधिकार बना दिया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया। एक बार एसएस लीजिए साथियों। चलिए अब साथियों हमारे जो 6 अधिकार हैं उनकी बात करते हैं। 6 अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा अधिकार है समानता का अधिकार। कौन सा बताओ? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार बताओ? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है। और ये बात करें साथियों, हमारा दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। कौन सा अधिकार है बताओ? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा हमारा जो अधिकार है वो कौन सा है साथियों? स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा जो हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है बताओ? शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और नंबर 4 जो हमारा मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा बताओ? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। कौन सा बताओ? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। अगला है हमारा लास्ट, एक कौन सा था संपत्ति का, उसको हटा दिया तो हमारा बचा कौन सा बताओ? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हम बात करें साथियों इसका अनुच्छेद समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो 14 से लेकर के 18 तक। स्वतंत्रता का कहां से है? 19 से लेकर के 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और कौन सा अनुच्छेद? 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है 25 से लेकर के 28 तक। और शिक्षा और संस्कृति का है 29 और 30। कौन सा है बताओ? अनुच्छेद 29 और 30। और 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार। और संवैधानिक अधिकार कौन सा है? उपचारों का अधिकार 32। तो साथियों वर्तमान में हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। पहला है समानता का अधिकार, कहां से कहां तक है बताओ? 14 से 18 तक। और इसमें एक बार सवाल पूछा गया है कि समानता का अधिकार कुल कितने अनुच्छेदों में, कुल कितने अनुच्छेदों में? तो साथियों 14 से 18 तक, 18 में से 14 मत घटाओ क्योंकि 4 ही आएगा। जबकि देखो 14, 15, 16, 17, 18 कुल कितने अनुच्छेदों में? 5। और दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार और ये कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक उल्लेख किया गया है।
और शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक है बताओ 23 और 24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेकर के 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है 29 और 30 में। और इसके बाद है साथियों कौन सा बताओ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद कौन सा है 32। परंतु साथियों हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो हमारे मौलिक अधिकार शुरू कहां से होते हैं 12 से, और कहां तक है 35 तक। इसका मतलब 12 और 13 ये मौलिक अधिकारों की लिस्ट में तो नहीं है, जो लिस्ट है उसमें जो अधिकार हमारे 6 हैं, परंतु 12 में और 13 में मौलिक अधिकारों से संबंधित ही प्रावधान है। और उधर 33, 34, 35 ये भी मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान करते हैं। इसलिए हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में और अनुच्छेद कहां से कहां तक है बताओ 12 से लेकर के 35 तक। तो मेरे साथी हो एक बार इसका एसएस लीजिए। चलिए साथी अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 12। सबसे पहले हम कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे बताओ, अनुच्छेद 12। और अनुच्छेद 12 में क्या है तो देखो साथियों अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। क्या है बोलो, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। क्या है बताओ, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद कौन सा है 12। अब देखो साथियों यहां पर राज्य का मतलब यूपी, एमपी, राजस्थान नहीं है। यहां पर देखो एक बात हम पढ़ेंगे कि राज्य धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, राज्य उपाधियों का अंत करेगा, राज्य नौकरियों में अवसर की समानता देगा, राज्य सभी को शिक्षा उपलब्ध कराएगा निःशुल्क और अनिवार्य। तो अब ये राज्य कहते किसे हैं, राज्य में शामिल कौन कौन है। तो देखो देखा जाए तो राज्य शब्द अगर अनुच्छेद 12 के अनुसार बहुत व्यापक है, परंतु इसके हम कुछ शब्दों को पकड़ते हैं कि राज्य में कौन कौन शामिल है। तो देखो मेरे साथियों राज्य में कौन कौन शामिल है, तो सबसे पहले राज्य के अंतर्गत कौन है बताओ, देखो संसद। कौन बताओ, संसद। और इसके अलावा कौन सी सरकार, संसद और केंद्र सरकार। कौन सी सरकार बताओ, केंद्र सरकार किसके अंतर्गत आती है, राज्य के अंतर्गत आती है। दूसरा हम बात करें साथियों राज्य विधानमंडल। कौन बताओ, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल ओब्लिक राज्य सरकार। कौन सी सरकार बोलो, राज्य सरकार। ये भी किसके अंतर्गत आती है, राज्य में शामिल है, राज्य की परिभाषा में शामिल है, ये अनुच्छेद 12 में है। इसके अलावा राज्य में कौन आता है, स्थानीय सरकार है। कौन सी सरकार है बोलो, स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकारें जो हमारी पंचायती राज हैं वो। और इसके अलावा अन्य प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण, प्राधिकरण। देखो साथियों तो बताओ राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल हैं, हमारी संसद शामिल है, हमारी केंद्र सरकार शामिल है, हमारा राज्य विधानमंडल शामिल है, हमारी राज्य सरकार शामिल है, स्थानीय सरकारें शामिल हैं और अन्य प्राधिकरण। अब देखो साथियों हम एक वर्ड पढ़ेंगे अनुच्छेद जैसे 15 में कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, राज्य उपाधियों का अंत करेगा, राज्य छुआछूत को समाप्त करेगा, राज्य हमें स्वतंत्रता उपलब्ध कराएगा, राज्य हमें शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो ये क्या है, राज्य क्या है। तो देखो राज्य में हमें बताओ क्या धर्म के आधार पर संसद कोई भेदभाव कर सकती है, नहीं। तो किसकी परिभाषा में शामिल होगी, राज्य की में। क्या केंद्र सरकार कर सकती है, नहीं। क्या राज्य विधानमंडल कर सकता है, नहीं। क्या राज्य सरकार भेदभाव कर सकती है, नहीं कर सकती। क्या स्थानीय सरकारें कर सकती हैं, नहीं। अन्य प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण का मतलब है साथियों जैसे रेलवे। क्या बताओ, रेलवे,
कोई एनजीओ है, क्या वो बोलो, एनजीओ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्कूल, ये स्कूल भी किस में आएगा बताओ, राज्य में। हॉस्पिटल भी किस में आएगा बताओ, राज्य में। अन्य प्राधिकरण का मतलब है जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, जो सरकारी कर्मचारी लग रहे हैं और सरकार द्वारा पैसा लग रहा है, वो भी अन्य प्राधिकरण में आएंगे, यानी राज्य की परिभाषा में शामिल होंगी। तो एक बात बताइए, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं सरकारी, तो मुझे बताओ क्या वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता है? नहीं। क्या बैंक कर सकता है? नहीं। क्या स्कूल कर सकता है? नहीं। क्या रेलवे कर सकता है? नहीं। कोई भी कंपनी है, कोई भी संस्था है, वो भेदभाव नहीं कर सकती। और वो भी किसके अंतर्गत आता है बताओ, राज्य के अंतर्गत आता है। तो बताओ अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। और राज्य में कौन कौन शामिल है, संसद, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें और अन्य प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण। अब ये है हमारी राज्य की परिभाषा में। तो राज्य, अगर आपसे पूछे कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल हैं, तो हमारी संसद, संसद के साथ केंद्र सरकार, हमारी राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और अन्य अथॉरिटी, अन्य प्राधिकारी, ये हमारी राज्य की सरकार में, राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। परंतु साथियों, अगर हम राजनीति विज्ञान के अनुसार बात करें राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल हैं, तो देखो साथियों, राज्य की परिभाषा में पहले तो वो है, राज्य के कितने तत्व बताएं, बताओ, 4। कितने तत्व बताएं आवश्यक? 4। जैसे एक निश्चित क्या होनी चाहिए, जनसंख्या। अगर जिसके पास निश्चित जनसंख्या है वो क्या कहलाएगा, राज्य। निश्चित क्या होना चाहिए मेरे साथियों, भूभाग, वो क्या कहलाएगा, राज्य। और उसके पास क्या हो, सरकार, वो क्या कहलाएगा, राज्य। और उसके पास, सरकार के पास क्या हो, संप्रभुता, संप्रभुता। ये 4 राज्य के आवश्यक तत्व हैं। और RAS 2016 में पूछा गया है कि इनमें से राज्य का सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है। तो देखो साथियों, अगर बात करें 1950 से पहले भारत के पास जनसंख्या थी, सरकार थी, भूभाग था, परंतु संप्रभुता नहीं थी। यानी वो संप्रभुता ब्रिटिश सरकार के पास थी, ब्रिटेन के पास थी, हमारे पास नहीं थी। इसलिए उस समय भारत को हम राज्य नहीं कह सकते, क्योंकि भारत के पास क्या नहीं थी, संप्रभुता। तो राजनीति विज्ञान के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए गए। कौन सा, निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जबकि हम बात करें अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है, हमारी संसद, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकार और अन्य अथॉरिटी, अन्य प्राधिकरण जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, रेलवे। इसी के साथ साथियों हम चर्चा करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।